नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट यूनिट 6 के अंतर्गत लगे हुए उपन्यास गोदान के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, गोदान लगभग सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगा हुआ रहता है और हिंदी के सभी विद्यार्थियों को गोदान जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर सिलेबस में लगा है, तो इसके बहाने हम गोदान के उन महत्वपूर्ण अंशों के ऊपर चर्चा करेंगे जिनसे प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय के रूप में कुछ चीजें देख लेते हैं। गोदान उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ और देखा जाए तो प्रेमचंद के कुल 11 उपन्यासों में अंतिम से दूसरा उपन्यास है। यानी कि जो सबसे अंतिम उपन्यास है मंगलसूत्र है, उसके पहले का उपन्यास है गोदान। गोदान की विषय वस्तु को देखें या फिर विशेष में देखें तो ये किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है और इसको रामविलास शर्मा ने इससे संबोधित किया है। हालांकि प्रेमचंद ने किसान जीवन पर गोदान से पहले भी उपन्यास लिख चुके थे, जिसमें कि प्रेमाश्रम, कर्मभूमि इत्यादि का नाम आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। गोदान एक तरीके से भारतीय संस्कृति पर चोट है कि जो व्यक्ति जीवन भर ये उम्मीद रखा रहा कि उसके पास एक गाय होगी, लेकिन जीते जी एक बार गाय का दर्शन करने को मौका मिलता है, लेकिन बाद में गाय मर भी जाती है और उसके खुद होरी के मरने के बाद जो एक भारतीय संस्कृति रही है गोदान करने की, उसको निभाया जा रहा है। तो ये भी एक तरीके से चोट है भारतीय संस्कृति पर। गोदान उपन्यास पढ़ेंगे तो इसमें प्रेमचंद ने एक तरीके से प्रयोग किया है। इसमें उन्होंने ग्रामीण और शहरी कथा का समन्वय किया है और इसी की प्रतिक्रिया में प्रेमचंद के बहुत ही करीबी दोस्त जैनेन्द्र ने लिखा था कि यदि मैं गोदान लिखता, तो कई आलोचकों का मानना है कि यदि गोदान में शहरी कथा नहीं होती तो भी उसका महत्व कम नहीं होता, वैसा ही रहता। शहरी कथा थोड़ा सा उसको और विस्तार दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये वो दौर है जब धीरे धीरे रचनाओं में प्रयोग की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, वैसे स्वभावतः जो रचनाकार होता है प्रयोगशील होता है और प्रगतिशील होता है, ये सारी चीजें हैं। गोदान और प्रेमाश्रम की तुलना रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग में किया है। यदि आप सभी के पास समय मिले तो जरूर इस किताब को आप पढ़ेंगे, लास्ट में दिया गया है। जब हम गोदान पढ़ते हैं तो गोदान में वो सारी चीजें हैं जो एक समाज में चीजें घटती हैं। उसमें होरी का परिवार है, भोला का परिवार है, राय साहब है, मध्यवर्गीय परिवार, मेहता, मालती, खन्ना, महाजन परिवार है और अन्य कुछ परिवार है। तो पूरा एकदम आप देखेंगे कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक हर तरीके से इस उपन्यास ने अपने को पूर्ण किया है। तो ये तो कुछ परिचयात्मक तथ्य थे जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम चलते हैं, इस उपन्यास की शुरुआत करते हैं। आप सभी के पास किताब होगी और यहाँ से आप देख सकते हैं। अक्सर हम सब होरी 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 कहते हैं, लेकिन आप देखेंगे होरी का पूरा नाम क्या है। उपन्यासकार प्रेमचंद शुरुआत करते हुए लिखते हैं, शुरुआती आप जो भी पंक्तियां उनको ध्यान देंगे तो लगेगा कोई फिल्म की शुरुआत हो रही है। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। यानी कि होरी राम जो है, जिसको कि होरी हम कहते हैं बार बार, वो अपने बैलों को सानी पानी देकर, एकदम जो ग्रामीण संस्कृति है, जिनके घर पे बैल होंगे। अब जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं तो बैल भी धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गए हैं। अब हम सब मशीन से सभी कामों को करते हैं। बैलों को इसीलिए रखा जाता था जिससे कि खेत की जुताई हो सके। क्योंकि 1936 का उपन्यास है, इसलिए आपको उसी दौर में जाना पड़ेगा। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा,
गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। एक तरफ आप देख रहे हैं होरी बैलों की देख रेख कर रहा, उनको खाना पीना दिया, और धनिया जो होरी की पत्नी है, अब वो क्या कर रही है, गोबर पाथ रही है। गोबर से भरे थे, उपले थाप कर आई थी, ठीक है, जिसको हमारे तरफ गोहरा बोला जाता है और कई जगह इसको उपला बोला जाता है। अब ये आप देखेंगे ऑनलाइन भी मिलता है। तो धनिया के हाथ गोबर से भरे थे, उपले थाप कर आई थी, बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, जल्दी क्या है। अक्सर जो भारतीय पत्नियां होती हैं, वो कितना भी व्यस्त हो, लेकिन कहीं न कहीं अपने पति का ख्याल करती हैं। और यहाँ पर धनिया भी उसी तरीके से कह रही है कि कुछ रस पानी तो कर लो, जल्दी क्या है, इतना जल्दी क्या है, थोड़ा कुछ नाश्ता इत्यादि कर लो। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। स्टोरी यहाँ धीरे धीरे खुल रही है कि होरी को अपने मालिक यानी जमींदार साहब से मिलने जाना है। और यहाँ पर प्रेमचंद ने होरी के स्थिति को, यानी कि वो किस टाइप का, उसका चेहरा कैसा है, और झुर्रियां निकल गई और झुर्रियों से भरे माथे को सिकोड़ कर कहा, और बहुत आराम से नहीं कहा होगा, थोड़ा सा एग्रेशन में कहा होगा कि तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई, यानी लेट हो गया तो मालिक से भेंट नहीं होगी, क्योंकि मालिक की दिनचर्या क्या है, वो स्नान पूजा करते हैं और घंटों पूजा करते हैं, घंटों बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। इसका मतलब है कि होरी अल्टरनेट करके मालिक से मिलता रहता है हमेशा, और इसकी जानकारी धनिया को है, और वो कह रही है कि मैं जानती हूँ कि लेट हो जाएगा, और कई बार गए हो लेट हो जाता है, इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ जलपान कर लो, और यदि आज नहीं जाओगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, अभी तो परसों ही गए थे। अब होरी यहाँ पर, ये संवाद है होरी और धनिया के बीच में शुरुआत में। अब होरी बोल रहा है, तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। तो ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक तो होरी के स्वभाव का परिचय हो रहा है कि वो मिलने जुलने में विश्वास करता है, और उसको लगता है कि मिलने जुलने की कृपा से ही उसके ऊपर अभी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं तो बहुत लोग गांव में रहते हैं, किसी न किसी के ऊपर कुछ न कुछ हुआ है। और व्यवहारिक ज्ञान यहाँ पर होरी ने दिया कि जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है, पांव को क्षति पहुंचाने में कुशलता नहीं है, नहीं तो जो गर्दन है वो और दबाई जा सकती। तो ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। होरी का ये कथन है, धनिया के साथ वो संवाद कर रहा है। आगे प्रेमचंद लिखते हैं, धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी, उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। उस समय की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, लगान यानी टैक्स की थी, कर जिसको हम बोलते हैं। उस जमाने में किसानों से लगान वसूला जाता था। तो प्रेमचंद ने लिखा कि धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी जितना कि होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि हमने जमींदार के खेत लिए हैं तो बहुत वो करेगा तो लगान लेगा, लेकिन खुशामद करने की क्या जरूरत है, चापलूसी करने की क्या जरूरत है, तलवे चाटने या सहलाने की जरूरत क्या है। और होरी और धनिया के विवाह के लगभग 20 वर्ष हो चुके। एनिवर्सरी जिस तरीके से आधुनिक समय में मनाया जाता है, अगर ये लोग रहते तो 20वीं एनिवर्सरी इन लोगों की रहती, 20 बरस हो गए
और उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया कि कितना भी वो प्रयास करे वो लगान चुकाने से बच नहीं सकते हैं, चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। आज जो एकदम वास्तविक रूप से यह उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास है और प्रेमचंद ने पूरा एकदम सामने जो भारतीय दाम्पत्य जीवन रहा है उसको खोलकर रख दिया है। स्त्री पुरुष में आए दिन इसी चीज को लेकर हमेशा संग्राम छिड़ा रहता था, बहस होती थी। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं, यानी कि होरी धनिया के कुल 6 संतान हुए, उसमें से 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का है, और 2 लड़कियां सोना और रूपा, क्रमशः 12 और 8 साल की हैं। ये फैक्चुअल जानकारी है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि गोबर कितने साल का है, सोना कितने साल की है और रूपा कितने साल की है। तो आप पूरा यहाँ पर नोट कर सकते हैं, 16, 12 और 8 साल, इस तरीके से नोट कर सकते हैं। यानी कि इसमें गोबर सबसे बड़ा है, यानी लड़का बड़ा है। बाद में सोना रूपा का भी जन्म हुआ और इसके साथ अन्य 3 बच्चों का जन्म हुआ था जो इस दुनिया में नहीं रहे। लिखते हैं प्रेमचंद कि 3 लड़के बचपन में ही मर गए और उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते। ये उस दौर की कहानी है जब जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि की चर्चा उतनी नहीं थी। जितने बच्चे हो जाए उतना काफी है। अब तो है कि हम दो हमारे दो की नीति चलती है, लेकिन कई बार अशिक्षा की वजह से भी परिवार में ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, पहले जमाने में ऐसा ही हुआ करता था और आपने अपने आसपास में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन को देखा हुआ कि 7 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, इस टाइप से कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। यहाँ पर उन लोगों का यही मानना कि अगर उनकी दवा दारू हो गई होती तो वो भी बच गए होते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे। जब ये गोदान लिखा जा रहा है, प्रेमचंद लिख रहे हैं, तो धनिया की उम्र 36 साल है और 36 साल में लगभग उसके 6 बच्चे हो गए थे। ये भी सोचने वाली बात है। और 36 साल की उम्र में ही बुढ़िया लग रही थी, उसके पूरे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला संवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। मात्र 36 साल की उम्र में आप देख रहे हैं कि धनिया की क्या स्थिति है। अब वो गेहुआ कलर की थी, जिसको कि हमारे तरफ पक्के पानी का कलर कहा जाता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा डाउन हो गया था, सांवले रंग की हो गई, आंखों से भी कम दिखाई देने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो, और इस सबके बीच का कारण क्या था कि पेट का पालन कैसे किया जाए, मतलब एक एक दिन खर्च को कैसे उठाया जाए। कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिर स्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। धनिया के दिमाग में यही है कि जब प्रतिदिन पेट के खर्च को उठाने के लिए चिंता ही करना पड़ता है और काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कभी आराम से बैठे नहीं, तो फिर किस बात की खुशामद करें। यहाँ पर थोड़ा सा आपके सामने धनिया का आक्रामक रूप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। भले वो व्यवहार कुशल न थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वो व्यवहारिक है, वो सोचती समझती। कहती है कि खुशामद क्यों करें। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था। प्रिय विद्यार्थियों, ये विद्रोह की भावना कब आती है? आप धनिया की मन स्थिति से परिचित होकर जरूर समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार कोई विद्रोही क्यों होता है। और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। कई बार वो विद्रोह करने की कोशिश करती थी, अपनी बात को रखने का प्रयास करती थी, लेकिन फिर वही चिर परिचित अंदाज में जिस तरीके से महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाता है, 2-4 घुड़कियां खा लेने के बाद उसे लगता था कि अब उसे नहीं बोलना चाहिए। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। सामने लाकर पटक दिया मतलब प्रेम से नहीं दिया, लाके रख दिया।
अक्सर आपने पति पत्नियों के बीच में इस तरीके के संबंधों को देखा होगा कि जब वो प्रेम से रहते हैं तो एक दूसरे के बाल को संवारते हुए भी दिखाई देते हैं, और अगर प्रेम से नहीं रहते हैं तो यही पटका पटकी शुरू हो जाती है। और धनिया ने कुछ वैसा ही किया, क्योंकि होरी ने कहा कि लाओ मेरी लाठी दे दो, मुझे मालिक से मिलने जाना है। तो मना तो करती है वो, लेकिन वो बोल देता है कि जो कुछ आज हो रहा है वो मालिक की कृपा से ही हो रहा है, नहीं तो आज क्या से क्या हो गया होता। इस बात को सोचकर परास्त होकर होरी की लाठी, ध्यान रखिए यहाँ पर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि धनिया ने क्या क्या दिया। लाठी दिया, मिर्जई दिया, जूते दिए, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया, यानी लाकर धड़ से रख दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्रिया प्रतिक्रिया आप देखिए कि जैसे उसने पटका, होरी जो कि बहुत सीधा साधा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भी है, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर जो 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 49 भाव हैं वो मौजूद है। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, आंखें तरेर कर आपने देखा ही होगा, कहा क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। तो कहा कि हम केवल लाठी मांगे थे और तुम पूरा पूरा लाकर दे दियो। क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो जवान साली सलहज नहीं बैठी, मतलब वो भी सब धनिया से 1-2 साल छोटी होंगी कि उन्हें ले जाकर दिखाऊं। आपने देखा है कि भारतीय संस्कृति में ससुराल जाना भी बहुत ही सम्मान की बात होती है और बहुत इज्जत होती है। प्रेमचंद ने इसमें तो लिखा ही है, जमाइयों को लेकर, दामादों को लेकर भी 1-2 कहानियों की है बहुत अच्छी, जरूर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, जब मौका मिले तो। तो कह रहा है कि कहाँ जाना है, और अक्सर जब हम पत्नी के मायकों को याद करते हैं या कुछ कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अ, थोड़ा सा हास्य व्यंग हो जाता है। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। होरी भी सांवले रंग का है, गोरे रंग का नहीं है, क्योंकि धूप में रहता है, और धूप में कोई कितना भी गौरवर्णीय हो, असलियत पता चल जाती है। तो होरी चूंकि किसान है, और उसके पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। बात हो रही थी ससुराल की, इसलिए थोड़ी सी हंसी आई। और धनिया जो कि उग्र थी और लाकर सामान पटक दी थी, उसने भी क्या किया, धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देख कर रीझ जाए। ये पति पत्नी का संवाद आप देख रहे हैं कि कैसे विषम परिस्थिति में भी कुछ ऐसे अंश को वो खोज ले रहे हैं जिससे कि उनके जीवन में कुछ हंसी के पल भी आ रहे हैं। जब उसने कहा कि मैं पहन कर क्या करूंगा, वहां पर जवान साली सलहज भी तो नहीं बैठी हैं कि जाकर दिखाऊंगा। इसका मतलब है कि लोग ससुराल में सज सवर कर जाते हैं कि कोई इस खिड़की से, कोई उस छत से, कोई कहीं से भी उनको देख रहा होगा। ये भ्रम भी हो सकता है और सच्चाई भी हो सकती है। जिनकी शादियां हो गई होंगी वो इस चीज को महसूस कर रहे होंगे, और जो तैयारी कर रहे हैं कि नौकरी मिल जाएगी, शादी होगी, तो वो दृश्य उनके सामने नौकरी के बाद भी आ सकता है। धनिया ने लजाते हुए कहा कि तुम बड़े मतलब सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाए, मतलब तुम्हारे अंदर भी वो बात नहीं रही कि लोग अब आकर्षित हों। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। ये जो कथन है ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। होरी के पास जो मिर्जई थी वो भी फटी हुई थी, ध्यान रखिए, अच्छी मिर्जई नहीं थी, फटी हुई थी। उसको भी बड़ी सावधानी से तह करके उसको अच्छे से मोड़ करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। धनिया की उम्र 36 और होरी की उम्र 40 के आसपास में हुई है, और होरी इस चीज को जानता है कि मर्द 60 पर पाठे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, वाक्य परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसका कथन है। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूं कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। धनिया को कई चिंताएं हैं, तो बच्चों की है और ऊपर से अपने पति की भी है कि अभी खान पान पर ध्यान नहीं देता है, आगे पता नहीं क्या होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा। प्रिय विद्यार्थियों, हर व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सब कुछ पाने के बाद उसके मन में यही आता है
कि उसका बुढ़ापा कैसे कटेगा। लोगों को लगता है कि बच्चे रहेंगे तो बुढ़ापा में देखभाल करेंगे, पैसा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन सब कुछ के बावजूद भी कई लोगों का बुढ़ापा बहुत दूभर होता है, कष्टमय होता है। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आ पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। अभी जो थोड़ा सा माहौल हल्का हुआ था, यहाँ पर मरने इत्यादि की बात होने लगी या फिर आगे चिंता की बात होने लगी, तो वो बोलता है कि जो तुम कह रहे हो कि 60 तक मैं पहुंच पाऊंगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं पहुंच पाऊंगा। जो स्थितियां हैं उसके पहले ही चल जाऊंगा। धनिया ने तिरस्कार किया। कितना भी धनिया गुस्साती है, हर मतलब महिला जो भारतीय महिला होती है, वो भले अपने पति पर गुस्सा करे, सब कुछ करे, लेकिन इस तरीके की बातों का वो बर्दाश्त नहीं करती है। तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। चेंज करती है यहाँ पर धनिया, बोलती है कि ये सब बातें छोड़ो, 60 तक पहुंचोगे कि 70 तक पहुंचोगे, ये सब छोड़ो। मैं कुछ अच्छी बात भी कहती हूँ कि थोड़ा खान पर ध्यान दो, नाश्ता वास्ता करके जाया करो, तो तुम लगते हो अपने को कोसने। और ये देख रहे हैं कि ये धनिया और होरी का ही नहीं है, जो वर्तमान समय में भी दाम्पत्य जीवन चल रहा है, कुछ इसी टाइप का ही। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। इनमें भी प्रेम है, 20 साल हो गया शादी को हुए, इस चीज को हमें नहीं भूलना है। ठीक है, जैसे ही होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी रही, उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। इस बात को बोल दिया था कि अब 60 साल भी देखने की नौबत नहीं आएगी। ये बार बार धनिया को परेशान करने वाले शब्द थे, उसके कान में बार बार गूंज रहे थे। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। कई बार लोग बोलते हैं ना, ठीक है भले पैसा नहीं रहेगा लेकिन आपको देखकर मैं जीते रह जाऊंगा या फिर जीती रह जाऊंगी, जिसको सुहाग बोलते हैं। यानी पति पत्नी का दोनों का एक साथ प्रेम पूर्वक रहना, ये क्या है? सुहाग है। इस इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखें वाले आदमी को हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि अगर कोई काना है और उसको अगर काना हम बोल देते हैं तो दुख होता है, वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से लोक व्यवहार की अनुभूति रही है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। होरी मतलब पैदल ही डग 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 आगे करते हुए बढ़ते जा रहा है। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहलहाती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुबीते से रहे तो एक गाय जरूर लूंगा। यहाँ पर जो होरी के मन में आकांक्षा है, जो उसकी इच्छा है, अब वो रास्ते पर ऐसे ऐसे जा रहा है और दोनों तरफ गन्ने के खेत हैं और वो गन्ने के खेत एकदम से लहलहा रहे हैं। ठीक है, और उनको देख कर कह रहा है कि भगवान कहीं अच्छे से बारिश कर दे और ये गन्ने के जो पौधे हैं वो खड़े रह गए तो अच्छी आमदनी होगी और एक गाय वो जरूर लेगा। देशी गाय तो न दूध दे न उनके बछवे ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह पछाही गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। आप देख रहे हैं कि धनिया होरी के खाने पीने की चिंता कर रही है और जो होरी है वो अपने बेटे गोबर के खाने पीने की चिंता कर रहा है और रास्ते में जा रहा है सोचते हुए जा रहा है कि सब कुछ अच्छा रहा तो वो एक पछाही गाय लेगा। ये इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छे से आप उपन्यास को पढ़ेंगे और ध्यान नहीं देंगे, एग्जाम में आ जाएगा कि होरी गाय लेने की इच्छा तो रखता है लेकिन किस टाइप की गाय वो चाहता है, तो वो पछाई गाय है। देशी गायों पर उसका भरोसा नहीं है,
कारण ये है कि वो ज्यादा दिन तक दूध भी नहीं देती हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत काम के नहीं होते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो उस जमाने में कोल्हू चला करता था और उसमें काम कर सकते थे। वो पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा प्रतिदिन। और गोबर गोबर पिता का पुत्र के प्रति क्या स्नेह होता है, इस उपन्यास से हम देख सकते हैं। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। यहाँ पर रूपा और सोना के बारे में नहीं सोच रहा है, सोच रहा होगा, आगे देखते हैं। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा, ये पिता की चिंता है अपने पुत्र को लेकर कि दूध नहीं मिल पा रहा है। अगर इस उम्र में नहीं खाएगा पिएगा तो उसकी मसल कैसे बनेगी, शरीर कैसे बनेगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए, बछुए भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोई न होगी, फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पहले जमाने में जिसके घर पे द्वार पे गाय हुआ करती थी, ये माना जाता था कि वो सही मायने में भारतीय या फिर वो एक तरीके से अच्छा व्यक्ति है। गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना, न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। ये रास्ते में सोच रहा है होरी। और अक्सर हम देखते हैं कि जब हम सब किसी न किसी यात्रा में होते हैं तभी कुछ चिंतन करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी कि उसके पास एक गाय हो। बैंक सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। वो कैसे ये सोच सकता था कि बैंक से ऋण ऋण ले लें, जमीन खरीद लें, महल बनवा लें और अन्य महत्वपूर्ण काम कर लें। वो इन सभी चीजों के लिए सोच ही नहीं सकता था क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं थी। हाँ, वो इतना सोच सकता था कि उसके पास एक गाय जरूर हो। महीना है ये जब कहानी उस जमाने की है जब जेठ का महीना चल रहा है। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या, यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हलवाए वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। ये होरी के अंदर एक है, जैसे हम लोग अपने अस्मिता, अस्तित्व, पहचान को बतलाते हैं। यहाँ पर होरी के दिमाग में एक चीज जरूर है कि आज उसका जो भी सम्मान है वो सम्मान मालिकों से मिलते जुलते रहने के कारण ही है कि लोगों को पता है कि होरी भाई जमींदार से, मालिक से इनसे अच्छा संबंध है और होरी से अगर अच्छा संबंध रहेगा तो उनके ऊपर भी जो बड़ी कार्रवाई कुछ होने वाली रहेगी वो भी आ, टल सकती है। तो यहाँ पर जैसे ही रास्ते में वो जाता है, रास्ते में लोग मिल जाते हैं काम करते हुए, तो सब लोग उसको राम राम कहते हैं। ये एक तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति भी है। सुबह सुबह आप देखते होंगे कई लोग नमस्कार प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग आजकल बोलते हैं। लेकिन पहले जमाने में चूंकि ये कहानी अवध इलाके की है और राम का पूरा क्षेत्र ही रहा है, तो राम राम कहने की आदत रही है। और चाय नमकीन खाने की नहीं, आइए चिलम पी लेते हैं। और उस समय चिलम पीना मतलब एक दूसरे की प्रगाढ़ता को बताने का एक प्रतीक है यहाँ पर। लेकिन होरी के पास इतना समय नहीं था, उसको लगता था कि ये सम्मान काफी है। और क्यों है, क्योंकि वो मालिकों से मिलता जुलता है। होरी के खेतों के बारे में यहाँ पर मतलब प्रेमचंद ने बताया कि 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि होरी के पास कितने बीघे खेत थे, तो 5 बीघे की यहाँ पर चर्चा की गई है। आगे हो सकता है कि कुछ खेत वो बेच दे तो इसकी संख्या कम हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं उपन्यास में 5 बीघे के किसान की बात की गई है और उसका आदर उससे ज्यादा जिनके पास खेत है वो लोग भी करते हैं, सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी। चूंकि उस जमाने की जो सड़कें हैं वो कच्ची ही हैं,
तो कच्ची सड़कों में आप देखते हैं थोड़ा नमी रहती है तो वहां पर ब्लैक ब्लैक रहता है। इसको बहुत ही क्लोज रीडिंग करना पड़ेगा, अगर आप ग्रामीण परिवेश के होंगे तभी इस चीज को समझ पाएंगे। तो तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का इन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं, जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आप प्रेमाश्रम उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें जो जमींदारों की स्थिति है वो अलग है, वो थोड़े से आक्रामक और हृदयहीन कहे जा सकते हैं। लेकिन गोदान तक आते आते आप देख रहे हैं कि जो राय साहब हैं अब वो मर्यादावादी हो गए हैं और थोड़ा सा हृदय सहृदयी हो गए हैं। ठीक है, तो ये समय परिवर्तन है, कैसे जमींदार भी अपने को बदल रहे हैं। किसानों की स्थिति तो जो हो, प्रेमाश्रम में किस तरह के किसान थे, गोदान में किस तरह के किसान थे, लेकिन जमींदारों के चरित्र में भी बदलाव हो रहा है, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। और हमने शुरू में ही कहा कि प्रेमचंद को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने पहले प्रेमाश्रम लिखा और बाद में गोदान लिखा। दोनों की कहानी की जो पृष्ठभूमि है वही किसान जमींदारों के आपसी संबंध को लेकर लिखा है। लेकिन प्रेमाश्रम में आप देखेंगे कि किसानों और जमींदारों का संबंध अलग ढंग का है, जमींदार थोड़े से कड़क है, और लेकिन गोदान में आके वही जमींदार सहृदयी हो गए हैं और मर्यादा निभाने वाले भी हो गए। और कहा भी गया कि मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है, यानी प्रजा का तो ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऐसा उसने देखा, अभी यही सब सोच रहा है तब तक उसने एक अन्य व्यक्ति को देखा। अब आप देख रहे हैं कि इस उपन्यास में होरी और धनिया के बाद एक तीसरा नाम आ रहा है भोला। तो ऐसा उसने देखा, भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा था। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था, मतलब होरी के गांव से सटा हुआ अगला जो गांव है वहां का ग्वाला है। दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। भोला आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बिजनेसमैन टाइप का लग रहा है, दूध मक्खन का व्यवसाय करता था और गाय भी अपने पास रखा हुआ था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था, यानी गायों का व्यापारी भी था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषर शाह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है वह निर्लज्जता के तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। तो आप देख रहे हैं कि होरी जैसे ही भोला को देखता है और उसके पास गाय है तो इसके दिमाग में भी आता है कि काश एक गाय वो दे देता, जो आगे आगे गाय चल रही थी उसको दे देता तो अच्छा रहता, और कुछ पैसे लेकर दे देता, बाकी जो बचता आगे पीछे में देता। इसी बीच उसको एक और व्यक्ति की याद आती है जो है विशेषर शाह। उसे भी वो ऋण लिया हुआ है और लगातार उसका ब्याज उसके ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ पर प्रेमचंद ने एक बड़ी बात यहाँ पर लिखी कि दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है वह निर्लज्जता के तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब की मेले से नई गाय लाए हो। आप देखेंगे कि होरी के पास बातचीत करने का बहुत अच्छा मतलब टेक्निक है, अच्छी टेक्निक है। वो किसी से मिलता है तो बहुत अच्छे से बातचीत करता है, उसको पता है कि किसके साथ कैसे बात करना है। राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, क्या हालचाल है, सुना हूं अब की मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। भोला भी होरी के स्वभाव से, चरित्र से परिचित है कि इतना प्रेम से बोल रहा है तो कोई न कोई चीज जरूर होगी,
तो वो बहुत अच्छे से नहीं बात कर रहा है, रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी, यानी समझ लिया था। हाँ, 2 बछियाँ और 2 गायें लाया। पहले वाली गायें सब सूख गई थीं। बंधी पर दूध न पहुँचे तो गुज़र कैसे हो? कह रहा कि हाँ, सही कह रहे हो, मैं कुछ गायें लाया हूँ और पहले की जितनी भी गायें थीं सब अब दूध इत्यादि नहीं दे रही थी, बस खूंटे पर बंधी हुई थी, तो कैसे गुज़र होगा? होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली? अब आगे वाली गाय पर होरी की नजर है और उसके पुट्ठे पर, पीठ पर ऐसे ही हाथ रखकर कहता है कि लगता है कि ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली है, कितने में ली? भोला ने शान जमाई। आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद जितने भी कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, उनके मनोभाव को कैच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मनोविश्लेषण को भी इसमें ध्यान में रखा जा सकता है। शान जमाई, अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गईं। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 सिर दूध मांगता है। बहुत ही गर्व के साथ कहता है कि 80 रुपए देने पड़े। उस जमाने का 80 रुपए आज के 80,000 के बराबर होगा। क्योंकि अब आप देखेंगे कि पशु पक्ष जो भी है, गाय भैंस, उनका रेट भी काफी हाई हो गया है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय 80 रुपए मांगे ही रहे। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गांव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। होरी कहता है कि भाई तुम लोगों के पास बड़ा कलेजा है, बहुत हिम्मत रखने वाले हो और लाए भी हो तो बहुत अच्छी गाय लाए हो कि 10-5 गांव जो आसपास के हैं किसी के पास नहीं ऐसी गाय होगी। भोला पर नशा चढ़ने लगा। जाहिर सी बात है कि आप किसी की बड़ाई करेंगे तो थोड़ा सा उसमें जोश या नशा तो आता ही है। वैसे ही भोला पर भी चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। यानी कि इसमें राय साहब को भी घुसेड़ दे रहा है भोला कि 80 रुपए की बात कर रहे हो, जब मैं लेकर आया तो राय साहब भी गाय को पसंद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं 100 रुपए देता हूं, मुझे दे दो, लेकिन हमने नहीं दिया। और कहा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि लोग ईश्वर पर भी ध्यान रख रहे हैं। इस उपन्यास में ईश्वर में आस्था है लोगों। तो भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में, मतलब जब भी बच्चा देगी तो पीट लूंगा, यानी प्राप्त कर लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई? मालिक क्या खा के लेंगे? नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। यह तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजलि भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते? मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूंगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। अब असली चाल यहाँ पर होरी चलता है, जो कि भोला की कमजोरी है। अक्सर आप देखेंगे कई लोगों की कमजोरी महिलाएं होती हैं, ठीक है? तो भोला के सामने भी इसी तरीके की है। तो होरी को लगता है कि भोला आपको ज्यादा चढ़ रहा है। जब राय साहब को ये मना कर दिया है तो मैं किस खेत की मूली हूं। लेकिन वो फिर अपनी जो व्यवहारिक बुद्धि है, जिसके लिए होरी जाना जाता है, उसने एक दाव चला यहाँ पर। अपनी घरवाली को इसमें शामिल करता है और कहता है कि घरवाली तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करती है। आप बोलती है कि भोला भैया से क्यों नहीं कहते, बार बार गाय गाय कहते हो खरीदने के लिए, उनके पास इतनी गायें हैं, उनसे कह दो। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मैं जरूर कहूंगा। तुम्हारे स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहती है और कहती है कि इस गांव में अगर कोई मर्द है तो वो भोला है। और वो मर्द क्यों है? क्योंकि वो जब भी किसी से बात करते हैं, खासतौर से महिलाओं से, तो आंख में आंख डाल के बात नहीं करते हैं, नीची आंखें करके ही करते हैं, कभी सिर उठा के नहीं देखते हैं। तो ये एक तरीके से भोला की बड़ाई यहाँ पर की गई। अब भोला तो जानते हैं कि अपनी प्रशंसा पर नशा में आ जाता है। यहाँ पर भी कोई वही स्थिति दिखाई दे रही है कि भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटियों को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट की किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। ये भोला उस जमाने का है, 1936 का। ठीक है? बोल रहा है कि भाई भाभी ठीक कहती हैं,
आदमी वही हो जो दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। ये भोला के विचार हैं और बहुत अच्छे विचार हैं। और बोलता है कि जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। ये उसका एक तरीके से नियम है। और ठीक है, तो खुश हो जाता है। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरे की आबरू को अपनी आबरू समझे। एक पॉइंट उसमें होरी भी जोड़ देता है। भोला तो बोलता ही है कि दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझना चाहिए, इज्जत सम्मान देना चाहिए। और नहीं तो अगर कोई दुष्टतापन किया तो उसको सीधे उसकी सजा दे देनी चाहिए। होरी बोलता है कि भाई लाख रुपए की बात कह दी। सज्जन वही है जो दूसरे की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया मातो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दाम्पत्य जीवन की जो असली सच्चाई है कि भले आपस में तकरार होती रहे, लेकिन तकरार शांत होने के बाद एक दूसरे को कम से कम पानी देने वाला तो होता है। यहाँ पर प्रेमचंद ने बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरह मर्द के मर जाने पर औरत अनाथ हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा स्त्री विमर्श का भी पुट आ सकता है, लेकिन अगर हम केवल उपन्यास पर फोकस करें तो इसमें कुछ कुछ सच्चाइयां भी हैं कि औरत अनाथ हो जाती है, मतलब उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। हाथ पांव टूटना मतलब मुहावरा एक तरीके से है। और प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ेंगे, उपन्यासों को पढ़ेंगे, मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने जबरदस्त तरीके से किया हुआ है। और भोला कहता है मेरा तो घर उजड़ गया मातो। अपने अब मन की बात कर रहा है, अपने दुख को अभिव्यक्त कर रहा है। कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन एक लोटा पानी देने वाला नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे यही पता चलता है कि हर व्यक्ति के सामने कोई न कोई समस्या है। आगे बताता है कि गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यानी कि प्रेमचंद बताते हैं कि गत वर्ष पिछले साल भोला की स्त्री लू लगने से उसकी जान चली गई थी। पहले जमाने में लू लगने से, ठंड लगने से लोगों का निधन हो जाता था। तो यही हुआ, भोला की जो स्त्री थी, पत्नी, लू लग जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खक्खड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यावहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति के मन में लालसा है कि उसके पास गाय हो, और एक व्यक्ति के मन में लालसा है कि उसकी एक पत्नी हो। दोनों की लालसाओं में क्या है, आप देख रहे हैं अंतर। अब यहाँ पर दोनों मिल गए एक जगह, और होरी को लगा कि एक कोई उसके लिए आधार मिल गया, आसन मिल गया, और फिर वो बातचीत करने में तो माहिर था ही। आगे बोलता है पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिना घरनी का घर भूत का डेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूं मातो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूं, जैसी भगवान की इच्छा। और बोलता है कि भाई पहले के लोग कहा करते थे कि बिन घरनी का घर भूत का डेरा। आजकल भी मैंने इस चीज को महसूस किया है कि रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सारी चीजें सिस्टमेटिक रहती हैं और चीजें चलती हैं, और घर घर की तरह लगता है। बोलता है सगाई क्यों नहीं कर लेते। उस जमाने में भी सगाई होती थी। बोल रहा है कि ताक में रहता हूँ, लेकिन कोई फंसता ही नहीं है, क्योंकि एक शादी हो चुकी है, इसकी बच्चे भी हैं, सब कुछ है। और बोलता है कि 150 खर्च करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अब जब ऊपर वाला चाहेगा तभी ये सब होगा। अब मैं भी फिक्र में रहूंगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। होरी बहुत चालाक है। अब बोलता है कि ठीक है, अब मैं भी ध्यान रखूंगा, और भगवान चाहेंगे। होरी भी ईश्वर में आस्था रखता है, और बोलता है कि चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। समस्या देख रहे हैं कि सब कुछ है, लेकिन घरवाली ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है। चला गया फट से ससुराल अपने होरी। बोलता है मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। पहले जमाने में लोग कलकत्ता चले जाते थे, जैसे आज बंबई, दुबई, दिल्ली, बंगलौर इत्यादि जाते हैं। पहले जमाने में लोग कलकत्ता की तरफ ज्यादा मूव करते थे। ठीक है,
इसलिए कलकत्ता को लेकर तमाम गाने आपने सुने होंगे। तो एक इसके ससुराल में कोई महिला है जिसका पति उसे छोड़कर कलकत्ता चला गया है। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। तो बोलता है कि ठीक है, मैं बात चलाऊंगा, एक है, सब चीज अच्छा है। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा चिकना गया। ये कैसे त्वरित परिवर्तन हो रहा है चेहरे का। आपने एक सात्विक भाव पढ़ा होगा, आप सभी को मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ, रस, उसमें वैवर्ण वैवर्ण एक सात्विक भाव है। सिकुड़ा हुआ चेहरा चिकना गया, यानी खुश हो गया। आशा में कितनी सुधा है, आशा में, उम्मीद में कितनी सुधा है। बोला अब तुम्हारा ही आसरा है मातो, छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। अब भोला अपने को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कह रहा कि अब आखिरी उम्मीद तुम ही लग रहे हो, अगर कभी तुमको मौका मिले तो एक दिन चलते हैं, देख कर आते हैं। यहाँ पर इस वाक्य को जरूर ध्यान में रखिए कि आशा में कितनी सुधा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप सबसे जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, और उसमें कोई तार बांधने वाली चीज है तो वो है आशा। आशा से ही हम लोग जुड़े हुए हैं कि हमने जो कुछ पढ़ाई लिखाई की, आशा की उम्मीद अब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आप सभी उस पढ़ाई का उपयोग करते हुए अपने जीवन में सफल रहें। जिस दिन आशा खत्म हो जाएगी तो जीवन खत्म हो जाएगा, इसलिए उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना है। तमाम विद्यार्थी एग्जाम देकर आते हैं और पूछते हैं कि सर मेरा चयन होगा कि नहीं होगा, चयन होगा कि नहीं होगा। आप अगर लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका चयन होगा। उम्मीद नहीं छोड़ना है, इस दुनिया को आपको जल्दी से छोड़ के नहीं जाना है, अपने को कंट्रोल करके रखना है, आशा के साथ रखना है। तो बोलता है कि मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूंगा, बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। अब देखा कि जो भोला है वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो कह रहा है कि ठीक है, मैं पहले बातचीत कर लूंगा। क्योंकि देखने में आता है कि कई बार उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। ये एक तरीके से व्यावहारिक है, व्यावहारिक बुद्धि जो होरी के पास है, बहुत उसके पास अनुभव है, और इससे आप सभी को भी समझना है, क्योंकि आप सभी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं। बहुत उतावलेपन करने पर भी आपके कई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। मैं आपसे जोड़कर क्यों देख रहा हूं, क्योंकि आप इसे समझें, गोदान उपन्यास तो समझें ही, साथ में आप अपने जीवन में उतावलेपन को भी कंट्रोल करें, और परीक्षा हॉल में जाते हैं वहां भी उतावलेपन को कंट्रोल करेंगे। आप कहेंगे कि सर आप बहुत आसानी से इन सारी चीजों को बोल दे रहे हैं, लेकिन कैसे कंट्रोल करें, वो अनुभव के साथ होता है। जब 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार आप एक ही गलती की वजह से पीछे होंगे तो फिर उतावलापन भी खुद कंट्रोल हो जाएगा। होरी ऐसे ही थोड़े उतावलापन को कम किया हुआ है, वो बहुत कुछ चीजों को देखा है। बोलता है कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की, इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। उसको लगा कि भोला भी दाव खेल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों लोग एक तरीके से दाव खेल रहे हैं। वो बोल रहा है कि ठीक है, कबरी रंग की जो गाय है अगर तुमको अच्छी लग रही है तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। जिस बात को यहाँ पर होरी ने कहा है, उसको मालूम है कि वो उतावलापन दिखलाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, इसलिए धैर्य रखा है। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, अगर ये ले लूंगा तो तुमको बहुत नुकसान होगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि अपने मित्र का गला दबाऊं। जैसे इतने दिन बीत गए हैं, बीत जाएंगे। तो इससे ये सामने वाला व्यक्ति को लगेगा कि मैं शायद गलत सोच रहा था, ये अभी ललचा नहीं, चिंतन मनन कर रहा है, विचार कर रहा है। फिर आगे वही घटना घट रही है। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। हम तुम दो हैं, ये कितनी बात बड़ी कही जा रही है। हम तुम दो नहीं है, हम तुम एक ही हैं। लोग बोलते हैं ना कि हम लोग एक ही थाली में खाते हैं। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। ये प्रेमचंद की लेखनी ही इस तरीके से चल सकती है। कैसे उन्होंने टर्न ले लिया यहाँ पर, आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे। तुम गाय ले लो, ले जाओ, दाम चाहे जो देना, जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही देना, जाओ। अब भोला चूंकि होरी ने बता दिया है कि ससुराल में एक महिला है, और उसको पाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा जो पहले वो रुखाई स्थान और क्या क्या दिखा रहा था, वो सब उसका धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुम्हें नगद मांगता कौन है भाई, तुमसे
नगद मांगता कौन है, बाद में भी दे देना। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। होरी को तो मालूम ही था कि है 80 रुपए में गाय उसको महंगी नहीं लग रही थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूध ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी भी दूर तक की सोच रहा है। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। आ, होरी चूंकि आदती हो गया था उधार ले लेकर, अब उसको लगता था कोई उधार भी दे रहा है तो फ्री में ही दे रहा है, दिया जाएगा उसका, कभी न कभी तो दिया ही जाएगा। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो साल 2 साल तक तो वह बोलेगा भी नहीं। उसको मालूम है कि भोला की अगर शादी हो गई तो साल 2 साल तक तो बोलेगा ही नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है, यही तो होगा। भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। ये मानकर चल रहा है कि ये चीजें उसके साथ हो सकती हैं, लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। अब वो इस चीज को शर्म नहीं मानता था, वो एक तरीके से नियति के रूप में ही देखता था कि ये नियति। इस व्यवहार का वह आदी था, मतलब आदती हो गया था। कृषक जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है। तन को गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान रखना है। तन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। ठीक वैसे ही जैसे दूध में कुछ पानी मिला देना। दूध का जो व्यवसाय करते हैं, अब वो पानी मिलाने को गलत नहीं मानते। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। अब चूंकि भोला को बुढ़े की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है, तो बोल रहा है कि बुढ़ों से अगर कुछ ऐसा ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं है। भोला ने गाय की पगैया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। भोला काफी खुश है। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना, चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। कई बार जो पशु होते हैं वो भड़क जाते हैं, भागने लगते हैं अनजान समझते हुए। अब तुमसे सच कहता हूं, मालिक 90 रुपए देते थे। देखिए वहां झूठ बोल रहा था, अब बोल रहा है कि वो 90 रुपए ही दे रहे थे, पर उनके यहाँ गौओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देते। हाकिमों को गौ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ये सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। ये कितनी बड़ी बात यहाँ पर भोला कह रहा है कि देने के लिए तो मैं राय साहब को दे देता, लेकिन आगे वो गाय का क्या करते मुझे नहीं मालूम। और जहां तक रुपए की बात है, तो रुपया ये सब कुछ नहीं होता है, अपना धर्म भी तो होता है। तो इस उपन्यास में जो धर्म है उसको लेकर भी प्रेमचंद ने थोड़ा फोकस किया है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गौ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गौ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूं भैया, घर में चंगुल भर भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही न चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। यानी जो चीजें सामने दिखाई देती हैं उनके अंदर भी कोई सच्चाई होती है, वास्तविकता होती है। यानी हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। इस पे भी यहाँ पर देख रहे हैं भोला के सामने भी दुख दर्द है, उसके सामने भी चिंता है। चुटकी चुटकी भर खिलाओ तो मन भर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा। जब भोला के इस दुख को सुना, समस्या को सुना, तो होरी सहानुभूति मतलब सांत्वना देते हुए कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया।
भोला ने माथा ठोकर कहा। इसीलिए ने कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। भोला को ये पता है कि मैं कहूंगा तो खाली इधर उधर प्रचार प्रसार होगा, कोई साथ नहीं आएगा। ये सीखना भी है। आप भी अपने दुख दर्द को कई बार कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा बांटेंगे, एक दो लोग होंगे जो आपके प्रति सहानुभूति रखेंगे, नहीं तो बाकी सब हंसेंगे ही कि बहुत बन रहा था, बहुत ये कर रहा था, वो कर रहा था, अब मजा आ रहा। जो गायें सूख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा, लेकिन अब तो यह रातें बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी बातें कही जा रही हैं उसके केंद्र में क्या है, स्वार्थ है। किसी को गाय चाहिए, किसी को शादी कराना है, ठीक है, स्वार्थ से ही संबंध बन रहा है। और पूरे समाज की सच्चाई है कि जो भी आपसी संबंध बन रहे हैं वो स्वार्थ की वजह से ही बन रहे हैं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वो महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुछ कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। तो यहाँ पर प्रकृति से भी कुछ कहा गया कि जो भी फल होते हैं, वृक्ष फल देते हैं, अपने नहीं खाते हैं, कोई और उसको खाता है। खेती से अनाज निकलते हैं, संसार के काम आता है। गाय दूध देती है तो वो खुद नहीं पीती है और लोग ही पीते हैं, ठीक है। अगर बारिश हो रही है तो उससे धरती तृप्त होती है। मतलब एक दूसरे का यहाँ पर सहयोगात्मक रवैया है। तो होरी ने इस चीज को देखा है कि सहयोगी प्रवृत्ति ही दुनिया को आगे बढ़ा सकती है। तो वो सोचा कि यहाँ पर भोला दुखी है तो ये ना कि वो उसको और जलाए, बल्कि उसको सांत्वना देता होगा। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपये तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। होरी को पूरा पता है कि कैसे क्या करना है। और बोला कि रुपए तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन भूसा मेरे पास है और उसको ले लो। और ये अगर तुम मानो कि भूसे के लिए मैं गाय ले रहा हूं तो मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे बढ़िया कि मेरे हाथ कट जाए। ये देखिए क्या है, मुहावरा है, हाथ न कट जाएंगे। हाथ कटना मतलब बहुत ग्लानि महसूस होना या फिर, ठीक है। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, ये वही भोला है जो पहले रुखाई से बात करता था, अब इसका कंठ कैसा हो गया, आर्द्र हो गया। तुम्हारे बैल भूखे न मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे अपना गैर समझ लिया। और ऊपर आपने देखा कि इन दोनों ने कहा कि हम दो नहीं हैं, हम क्या हैं, हम एक ही हैं। तो ये कह रहा कि तुम गैर समझते। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी न करे तो काम कैसे चले। ये कितना विश्वास है होरी को और प्रेमचंद को भी यहाँ पर कि अवसर पड़ने पर अगर कोई मदद करता है तो भाई ही भाई की मदद करता है, ठीक है। संयुक्त परिवार की पूरी यहाँ पर बात चल रही है। मुदा यह गाय तो लेते जाओ, अभी नहीं दादा फिर ले लूंगा, तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन सी बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कि नहीं, भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे, मतलब रास्ता निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूंगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। वो बोलता है अब ये गाय तुम्हारे नाम से ही मैंने बुक कर दिया है, जब मन करे तब लेकर जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई
बैल बेच दिया है किसी को, दाम लग गया है और कोई जाकर ले लिया तो पाप ही माना जाएगा। वैसे ही मुझे लग रहा है कि अभी मुझे गाय लेना उचित नहीं है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। यानी उसने संस्कार से या परंपरा से सीखा हुआ था कि जब भी कोई संकट में हो तो किसी की मेन चीज नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसको मौका देना चाहिए, उसकी सहायता करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ व्यवहारिक चीजें भी हैं। और भोला शायद भूसे के लिए कह रहा है क्या, उसके दिमाग में एक है कि उसकी शादी भी हो जाए। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूं, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूं। मेरा भी कोई हितू है, कोई हितैषी है, भलाई करने वाला है। पहले भोला को लगता था कि वो अकेले ही है। अक्सर ये कहने की शैली है कि मैं संसार में अकेला नहीं हूं, मेरा भी कोई सोचने वाला है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। उस बात को भूल न जाना मतलब जो तुम्हारे ससुराल में मेहरिया है, उसको देखने जाना है, उसको भूलना मत। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए। अब कहने के लिए तो ये बोल दिया है और ये भी टेंशन में है कि कहीं जिसके बारे में हमने बात की है वो तैयार होगी कि नहीं होगी। बोल रहा है कि कोई एक मिल जाए, इसकी शादी मैं करा दूं, फिर तो कोई बात ही नहीं, मिल जाएगी तो कोई बात नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे वादियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बधेगी। तो आप देख रहे हैं कि मूल किताबों को पढ़ने का कितना लाभ होता है कि गाय की जो पर्यायवाची है कामधेनु, और यहाँ पर होरी गाय को किस नजरिए से देख रहा है, किस दृष्टि से देख रहा है कि कैसे वो चल रही है। ठीक है, और लग रहा है ऐसे चल रही है, लग रहा है किसी वादी, जैसे आप कश्मीर इत्यादि में जाते हैं वहां की रानी, और सोचता है कि वो दिन कब आएगा। अब यहाँ पर एक दूसरी स्टोरी शुरू होती है। मतलब एक तरीके से पूरा स्पष्ट हो गया कि ये जो कहानी है वो किस एरिया की है। प्रेमचंद लिखते हैं, सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव। मैंने कम्युनिटी सेक्शन में आप सभी से सवाल पूछा था कि सेमरी और बेलारी किस प्रांत के हैं, तो तमाम विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया था। यहाँ ध्यान रखिए, सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रेमचंद ये मानते हैं कि आप लोग जान गए होंगे कि अवध प्रांत के सेमरी और बेलारी गांव किस जिले में है। मैं चाहूंगा आप सभी के लिए होमवर्क है कि सही मायने में सेमरी और बेलारी के अगर विद्यार्थी होंगे तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि वो वहां से जुड़े हुए हैं। शायद ये सुल्तानपुर या फिर अंबेडकर नगर, फैजाबाद इत्यादि के आसपास का ही इलाका होगा। ठीक है, सेमरी और बेलारी, मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मैं कहीं नाम देखा हूँ, सेमरी या बेलारी किसी का नाम मैंने देखा हुआ है। तो जरूर आप बताइए। भले यहाँ प्रेमचंद ने लिखा कि जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी एक शैली रही है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि सेमरी और बेलारी अवध प्रांत उस समय 1936 में एक संयुक्त प्रांत चलता था। ठीक है, उसमें अवध प्रांत का भी एक इलाका था। होरी कहाँ रहता है? होरी बेलारी में रहता है। ध्यान रखना है, आप सभी को एग्जाम में पूछा जाता है कि होरी कहाँ का रहने वाला था, तो वो बेलारी गांव का था। राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। राय साहब का पूरा नाम क्या है? अमरपाल सिंह, जो कि सेमरी में रहने वाले थे। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर। तो दोनों जो गांव हैं, इन दोनों गांवों में 5 मील का अंतर है। 5 मील मतलब ये दूरी है, मील यहाँ पर। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने
बड़ा यश कमाया था। पिछले सत्याग्रह यानी कि जो गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह चला था 1930 ईस्वी में, उसमें राय साहब ने बड़ा यश कमाया था, यानी कि उसमें भागीदारी की थी उन्होंने। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के असामियों को उनमें बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों की सिर जाती थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि राय साहब, मुख्तार, आसामी, आसामी मतलब काम करने वाले, असम स्टेट के नहीं बल्कि कामगार जो थे, जो काम करते थे, मुख्तार। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। चाहे उस जमाने की आम जनता हो, किसान हो, मजदूर हो, स्त्रियां हो, दलित हो, सब कहीं न कहीं गुलाम थे। राय साहब भी उस गुलाम के एक पार्ट के रूप में थे, भले थोड़ा सा उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता रहा। जाप्ते का काम तो जैसे होता चला आया है वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी, इसलिए आमदनी और अधिकार में जौ भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। असामियों से वह हंसकर बोल लेते थे, यही क्या कम है। सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि असामियों से वह हंसकर बोल लेते थे, यही क्या कम है। सिंह का काम तो शिकार करना होता है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई आपसे बहुत ही मीठा व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि आगे हो सकता है कि आप दिक्कत में फंस जाएं। यहाँ पर भी यही चीज है। जब मैं आप सभी से बातचीत करता हूँ तो मुझे फिर वही कोचिंग संस्थान समझ में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर शुरू शुरू में बहुत ही अच्छे व्यवहार किए जाते हैं। लगता है कि सबसे बड़ा हितैषी अगर आपका कोई है तो वो जो सामने वाला बैठा है। यहाँ पर भी कुछ वही चीज है, आपको ध्यान रखना है कि सिंह का काम तो शिकार करना है, लेकिन वो भी अपने कैरेक्टर में क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है। और कारण ये है कि अब उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, खुद लोग आएंगे। अब जिस पैराग्राफ की शुरुआत यहाँ पर हो रही है, यहाँ से एग्जाम में, खासतौर से यूजीसी नेट में खूब सवाल पूछे जाते हैं। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेलजोल बनाए रखते थे। उनकी नजरें और डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरियां जैसी की तैसे चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे। ठीक है, अब आप देखिए कि राय साहब व्यवहार में बदलाव कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेमाश्रम के राय साहब और गोदान के राय साहब में अंतर है। राय साहब यहाँ क्या है, राष्ट्रवादी हैं, और साथ में साहित्य और संगीत के प्रेमी, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। साथ यहाँ पर उनकी विशेषताएं आप देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी हैं, साहित्य और संगीत के प्रेमी, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे लेखक भी हैं और अच्छे निशानेबाज हैं। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके हैं। यानी कि भोला की तरह ही राय साहब की भी पत्नी मर चुकी है, वो नहीं है, और 10 साल बीत गए, मगर दूसरी शादी न की थी। इतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते, यानी कि लोगों के बीच में बैठना, बातचीत करना, और वो कभी ये महसूस नहीं करते थे कि उनके जीवन में वो महिला नहीं है, जिसको कि घरवाली, बिन घरनी घर भूत का डेरा, ये सब सारी चीजें अपने दिमाग में नहीं लाते थे। लोगों से मिलते जुलते थे, अपने को व्यस्त रखते थे। वो देश के बारे में सोचते थे, साहित्य, संगीत, ड्रामा, कहीं कहीं जाकर भाषण देते थे, लिखते थे, और निशानीबाजी का शौक था। क्योंकि राय साहब थे तो ये शौक किसी किसान मजदूर को नहीं होगा, ये उन्हीं लोगों को हो सकता है। होरी डेवड़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही हैं। कहीं रंगमंच बन रहा है था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। होरी जो कि अभी रास्ते में चल ही रहा था, बीच में भोला मिल गया, तमाम बातें होती रहीं। अब यहाँ डेवड़ी पर पहुंचा, द्वार पर पहुंचा तो देखा
कि जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ जो कि हर बार होता था, उसकी तैयारियां चल रही हैं। कहीं रंगमंच बन रहा है, कहीं पर मंडप बन रहे हैं, कहीं पर मेहमान जो आएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, कहीं पर दुकानें लगाई जा रही हैं। ये तैयारियां चल रही हैं धनुष यज्ञ की। सवाल पूछा जा सकता है कि तैयारियों में किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी। जो राय साहब हैं वो राम भक्त भी थे, ये भी सवाल पूछा जाता है। तमाम विशेषताओं में एक विशेषता और जोड़ लेनी है कि जो राय साहब थे वो राम भक्त थे। और राम भक्त कैसे हुए? उन्होंने अपने पिता से इस चीज को ग्रहण किया था, यानी संस्कार में इस चीज को पाया था। वो राम भक्त भी थे और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। धनुष यज्ञ को उन्होंने जो आयोजन करवाया था, आसपास के लोग मनोरंजन का साधन उसको मानते थे। इस अवसर पर उनके यार दोस्त, हाकिम, हुक्काम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। आप देखते हैं ना, कई जगहों पर महोत्सव मनाया जाता है हर साल, जिसकी जैसी जो सरकार होती है, कभी सैफई महोत्सव, कभी गोरखपुर महोत्सव, कभी बनारस महोत्सव, कभी पटना महोत्सव, कभी दिल्ली महोत्सव, इस तरीके से महोत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी लोग जुटते हैं। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। जाहिर सी बात है कि राय साहब का परिवार बड़ा ही होगा। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। 150 सरदार जो उनके अंडर काम करते थे, अब भोजन करते थे। कई चचा थे, इनके भी कई चचा थे। चचा मतलब अंकल थे। दर्जनों चचेरे भाई थे, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे। इन्हीं के घर में आप देखेंगे तो भक्ति काल की दोनों शाखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। एक राधा के अनन्य उपासक थे इनके चाचा जी जो थे, ये खुद राम भक्त थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। इनके चाचा एक थे, उनका नाम नहीं बताया गया यहाँ पर, लेकिन वो राधा कृष्ण संप्रदाय के वो थे। ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा, एक वल्लभी संप्रदाय, उसके उपासक थे और वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कवित्त रच डाले थे इनके चाचा जी, और समय समय पर उन्हें छपवा कर दोस्तों को भेंट कर देते थे। एक दूसरे चचा थे, राम के परम भक्त थे। यानी पूरा परिवार ही आप देख रहे हैं कि भक्तमय था। फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। इनके एक जो दूसरे चाचा थे वो राम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। ये सभी तथ्य जो हैं आपको वाक्यों में देखने को मिल सकते हैं और पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो देखिए, इसीलिए मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश की। हो सकता है कि आप लोगों ने इस उपन्यास को कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इस बार जब आप पढ़ेंगे तो एक नए दृष्टिकोण से आप इसको पढ़ पाएंगे। रियासत से सबके वसी के बधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की जरूरत न थी। सब लोग अपने अपने कामों में बढ़े। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दें कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलाने वाला था। देख, अब की तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। समझ गया ना? जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं, उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी की भेंट करेगा। गलती न करना। और देख, असामियों से ताकीद करके कह देना कि सबके सब शगुन करने आए। मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी। अब होरी सोच रहा है कि भाई तैयारी इतनी चल रही है, मैं कैसे जाऊं? अचानक जिससे मिलने गया था वही व्यक्ति उधर से आ रहा है और आश्चर्य से वो पूछ रहे हैं। और देखिए भाषा शैली कैसे मालिक अपने अंडर में काम करने वाले लोगों से व्यवहार करता है। यहाँ पर देखिए बोलता है, तू आ गया होरी। आप नहीं बोल रहे हैं, बल्कि तू आ गया होरी। और बोले, मैं तो तुमको बुलाने वाला ही था। और होरी को उन्होंने एक काम दिया। क्या दिया? राजा जनक का मालिक बनना था, माली। ठीक है, और एक गुलदस्ता लिया रहेगा और जब जानकी जी आएंगी तो उनको भेंट करेगा। ये काम है। सवाल पूछा जा सकता है कि राय साहब ने होरी को कौन सा काम सौंपा था धनुष यज्ञ के अंतर्गत? तो राजा जनक का माली उसे बनना पड़ा। ठीक है, और बोलते हैं कि ठीक है, अंदर आओ, कुछ बात करना है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला।
वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा कर कर बोले। आप समझ रहे हैं, एक जगह वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं और होरी कहाँ बैठता है, जमीन पर बैठता है। ये जो असामान्यता थी 1936 या फिर उसके पहले की स्टोरी, एकदम से 1936 की नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं सत्याग्रह संग्राम इत्यादि की बात चल रही है। तो पिछले हमें लग रहा है कि 7-8 साल पहले की कहानी को लिखा गया है इसमें। राय साहब कुर्सी पर बैठते हैं और होरी जमीन पर बैठता है। वो उस दौर की सच्चाई को यहाँ पर प्रेमचंद ने लिखा हुआ है। इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वो करेगा ही, लेकिन असामी जितने मन से असामी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। मतलब एक तरीके से होरी भी उसी कैटेगरी का है, असामी की तरह ही है। आप बोलता है कि तुम जाकर अपने लोगों के बीच में जो बात कहोगे वो ज्यादा प्रभावी होगी, अगर मैं तो किसी को भेजूंगा ही। हम इन्हें 5-7 दिनों में भी हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 रुपए का प्रबंध करना है। आप एक सप्ताह में 20,000 रुपए का, उस जमाने में अब देख रहे हैं कि 20,000 रुपए का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ नहीं आता। तुम सोचते होगे मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे, किससे अपने मन की कहूं, न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। राय साहब के सामने क्या समस्या है कि कार्यक्रम को सफल बनाना है और उसके खर्च में कुल 20,000 रुपए के आसपास में आएंगे, तो लोगों से लेना ही पड़ेगा। तो किससे कहें, होरी पर उनके ऊपर विश्वास है, होरी पर विश्वास करते हूँ। इतना जानता हूं कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी मैं बर्दाश्त कर सकूंगा। एक चीज आप देख रहे हैं, बोला कि किससे अपना दुख कहूं, लोग हंसते हैं। यहाँ पर राय साहब भी कह रहे हैं कि किससे मैं कहूं, लोग हंसेंगे, लेकिन तुम हंसोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं। ये है जीवन की सच्चाई। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने से नीचे की हंसी को बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने ऊपर की हंसी को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब बराबर के लोग हंसते हैं, आप इसी तैयारी कर रहे हैं, आपके बराबर का ही है, कोई सेलेक्ट हो गया, तो आप बोलते हैं कि इसको तो मैं पढ़ाया करता था, अब आज बोलने लायक हो गया है, और हंस रहा है या फिर जो भी चीज है। यहाँ पर दिक्कत है कि अपने बराबर के हैं, उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। ये तीनों मनोभाव आप देख रहे हैं कि जब बराबर के लोग हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ईर्ष्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं या फिर जल रहे हैं। और वे क्यों ना हंसेंगे, मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन पर हंसता हूं, दिल खोलकर, तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर राय साहब कह रहे हैं कि संपत्ति और सहृदयता, यानी अगर आपके पास धन हो और आप सहृदयी हो तो बहुत बड़ी बात है। आपस इन दोनों में आपस में क्या होता है, बैर होता है। आप सहृदय उसको देखेंगे जो थोड़ा सा कमजोर है, गरीब है, इस टाइप से। और संपत्ति वाले तो देखते हैं, आपने यात्राएं की होंगी, ट्रेन की यात्रा कीजिए, एरोप्लेन की यात्रा कीजिए, या फिर रास्ते पर चलते हुए फोर व्हीलर वाले आ रहे हैं, अगर आप स्कूटी से जा रहे हैं, परिस्थितियों को आप देखे होंगे, सहृदयता आपको वहां पर पता चल जाएगी। कहते हैं कि हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों, केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। कितनी सच्ची बात यहाँ पर प्रेमचंद ने लिख दी राय साहब के बहाने, कि वो बताते हैं कि हम जो दान देते हैं ना, हम जो धर्म करते हैं, किस लिए करते हैं, इसलिए कि अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म पूरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिक्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए, या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई। तो जो ये मानव स्वभाव है, जो पूरी सोसाइटी है, उसका चित्रण यथार्थवादी तरीके से प्रेमचंद ने सामने रख दिया है। और आगे लिखते हैं, और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार है। जो ये डबल स्टैंडर्ड, दोहरे चरित्र जो समाज में दिखलाई देते हैं, उसको प्रेमचंद ने राय साहब के बहाने पूरा खोल कर रख दिया है। और अरे और तो और हमारे चचेरे, फुफेरे, मौसेरे, ममेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं,
कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं, वह भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएं। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं। उनकी नजरों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूं तो दुख की हंसी उड़ाता हूं। मैं अगर बीमार होता हूं तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थपरता है। अगर ब्याह कर लूं तो वह विलासिता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूं तो वह प्रजा का रक्त होगा। अगर अय्याशी नहीं करता तो अरसिक हूं। अय्याशी करने लगूं तो फिर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली और अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। तो व्यक्ति के जीवन में जो अंतर्द्वंद है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समस्याएं हैं, पूरी चीजें यहाँ पर प्रेमचंद ने रख दी हैं। और यहाँ भी कहा गया कि ये करूं तो दिक्कत, वो करूं तो दिक्कत। इसलिए कई चीजों को इग्नोर बन कर कर गधा बनकर बना रहता है। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दो बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभावों को पढ़ना चाहते। होरी को पूरी बात बता दी और उनको लगा कि इन बातों को सुनकर होरी कैसा रिएक्शन देता है, थोड़ा देखता हूं। होरी ने साहस बटोर कर कहा। होरी को उम्मीद नहीं थी, वो तो अपने घर से अपनी पत्नी से लड़ कर गया हुआ है और उम्मीद नहीं थी कि उसको लगता था कि बड़े लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे से रहते हैं, सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं। हम लोगों को भी लगता है कि बड़े बड़े लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन राय साहब की तरह ही उनके जीवन में है। जो जितना बड़ा है उसका दुख भी उतना ही बड़ा है। होरी ने साहस बटोरकर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती हैं, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं है। होरी को लगता था कि वही समस्या से जूझ रहा है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। यहाँ तो बड़े आदमी भी उसी टाइप के हैं। राय साहब ने मुंह पान से भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो। हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। अगर गरीबों में ईर्ष्या हो रही है, बैर हो रही है, तो स्वार्थ के लिए हो रही है, पेट के लिए हो रही है। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए है। इतनी बड़ी बात कही जा रही है। गरीबों के अंदर जो ईर्ष्या है, वैर है, स्वार्थ है, वो पेट के लिए है। और जो बड़े आदमी हैं उनके अंदर ईर्ष्या और वैर किसके लिए? आनंद के लिए। बड़े लोगों का हमने एक स्टोरी भी लिखी थी एक बच्चे के ऊपर कि जिसको 10वीं का एग्जाम देना था और वो अपने पिताजी से फोर व्हीलर मांग रहा था क्योंकि इसके पड़ोसी ने अपने बेटे को फोर व्हीलर दे दिया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो सबकी समस्या अलग ढंग की है। कोई पेट के लिए ईर्ष्या कर रहा है, कोई आनंद के लिए ईर्ष्या कर रहा है। आजकल आप देखते होंगे कि किसी घर कोई सामान आ जाता है, लोगों को लगता है कि मेरे पास भी ये होना चाहिए। तो मनुष्य का यह स्वभाव है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थता और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझना, ये भी एक साधना ही है। जब तक जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही। और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बड़े दुख भी बड़े होते हैं, बड़े रोग भी। बड़े लोग जो होते हैं पता नहीं उनको कौन कौन बीमारी हो जाती है, हंसते खेलते ही खत्म हो जाते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या, जिससे कोई छोटा रोग हो, मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है। मामूली फुंसी भी निकल आए तो वह जहर बात बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है। भिष्गाचार्य को लाने के लिए कलकत्ता। और उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं
कि कब सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो। और ये रुपया तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की बात कोई नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम ज्यो ज्यो और अंगुल अंगुल और पोर पोर भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस के हुक्काम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो, आदमी नहीं है। इतनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई कि सब कुछ हो, लेकिन आप में अगर आत्मबल नहीं है, अभिमान नहीं है, तो आप आदमी नहीं है। आप सब कुछ हो सकते हैं। जिसे दुश्मन के भय के मारे नींद न आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई न हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने आधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब, शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं, उनकी भौहों पर शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। अगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आए। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेश मात्र विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिलाकर, हिल हिलाकर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। पिछलग्गुओं की खुशामद ने हमें इतना अभिमानी बना दिया और तुनक मजाज बना दिया है कि हम में शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। इतनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति लोगों से इतना घिरा रहता है कि वो खुद नहीं सोच पाता कि असली में उसका चरित्र क्या है। वो किसी के प्रति शील, विनय और सेवा से भी खो जाता है। हमेशा मतलब आक्रामक तरीके से ही रहता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी। हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। यानी जो जमींदारी प्रथा है उसके भी अंत की ध्वनि यहाँ पर इस उपन्यास में सुनाई देती है, जिसकी चिंता बार बार राय साहब को भी सता रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्दी लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, तब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम बात क्या है कि ये मानवता के विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज ध्यान में रखिए आप सब कि भले गोदान 1936 में लिखा गया है, इसके पहले जयशंकर प्रसाद ने एक महाकाव्य लिखा कामायनी, उसमें भी यही समस्या है कि मनु को ऐसा लगता है। हालांकि जिस तरीके से मुक्तिबोध ने कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किया हुआ है, एक पुनर्विचार नाम से पुस्तक लिखी है, उसमें भी यही है कि बहुत जल्द ही हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। इसी को लेकर मनु भी चिंतित है और पूरे मनोभावों में चित्रण किया गया है। पूरे सर्गों में आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। आगे इसे जोड़कर देखना है क्या कारण है कि सभी रचनाएं, चाहे उपन्यास हो चाहे महाकाव्य हो, सभी एक ही विषय वस्तु पर कहीं न कहीं लिखे जा रहे थे। आपको लग रहा है कि आप किसी विश्वविद्यालय क्लास में बैठे हुए हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों से भी पढ़ते होंगे और चूंकि मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ, लेकिन एक बंद कमरे में बैठकर एकदम से भाव विभोर हो जा रहा हूँ आपको पढ़ाते-पढ़ाते। हमारा भी लक्ष्य क्या है कि मानवता को प्राप्त करना अंतिम हमारा लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलौरी दान निकाला और कई गिलौरियां निकालकर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। इस चीज की चिंता राय साहब को ऊपर सता रही थी कि अब जल्दी ही इनकी हस्ती मिटने वाली है। यहाँ से विद्रोह के स्वर उठने लगे। कहते हैं
जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। यानी कि यहाँ पर जितने भी मजदूर हैं, कामगार हैं, वो सब विरोध एक तरीके से कर रहे हैं। और राय साहब तो होरी को उन्होंने कहा कि कम से कम 20,000 रुपए की व्यवस्था कर देना, अगर तुम बोलोगे तो शायद वो तुम्हारी बातों को सुन लें। और जैसे ये खबर आती है, राय साहब के माथे पर बल पड़ गया। बल पड़ना मतलब उनका माथा भारी हो गया एकदम से। आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। यही राय साहब जो पहले अपने को सहृदय और क्या क्या बता रहे थे, बोलते हैं ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज ये नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है, और इस मजूरी पर काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। होरी के गांव से ही 500 की आशा है। आ, बाकी आप देख रहे हैं कि 19,500 तो दूसरे अन्य जगहों से भी उनको मिलना चाहिए। तो सवाल पूछा जा सकता है कि राय साहब ने अंतिम में होरी के गांव से कितने रुपए पाने की उम्मीद रखी थी? तो वो 500 रुपए था। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक कितने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश में मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। तो हमने शुरू के अंश में होरी के परिवार का परिचय कराया और उसकी पृष्ठभूमि से। फिर के दूसरे अंश में जहाँ की एक कहानी है, और फिर राय साहब की क्या स्थिति है, मन स्थिति, उसको बताया आप सभी को। आगे मैं बताऊंगा आप सभी को जो मध्य वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें कुछ मध्यवर्गीय परिवार भी हैं। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना है कि जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूल और पौधों के गमले सजा दिए गए थे। बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखानों में बिजली बनवा लेते थे। यानी राय साहब बिजली के कारखाने भी थे। उनके सिपाही वर्दियां डांटे, नीले साफे बांधे जनता पर रोब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। जिस कार्यक्रम की मैं बात कर रहा था, धनुष यज्ञ की, उसकी पूरी यहाँ पर चर्चा हो रही है। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी। एक गाड़ी, जैसे फिल्म देखते हैं ना, उसी टाइप से एक मोटर कार सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वो 3 महानुभाव कौन कौन उतरे, कैसे थे, उसको ध्यान रखना है। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पंडित ओंकारनाथ है। ओंकारनाथ पहले उतरते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो गांधीवादी टाइप के हैं। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का भी तो प्रभाव था। उनका नाम था पंडित ओंकारनाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं। सवाल पूछा जाता है कि बिजली जो दैनिक पत्र था उसके संपादक कौन थे? पंडित ओंकारनाथ थे। वो इसका संपादन कर रहे थे, जिन्हें देश चिंता ने भुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में है, वह है तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और ताल्लुकदारों के महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। यानी दूसरे जो है श्याम बिहारी तनखा है, पहले जो थे ओंकारनाथ। इनको नोट करते जाइए तो आपको मजा आएगा। और ऐसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में जरूर आप लोग ओंकारनाथ ऐसे। देखिए कई जगह पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन जब आप अपने हाथ से लिखेंगे ना, उसका आनंद अलग है। ओंकारनाथ आप लिख लेंगे कि बिजली दैनिक पत्र के संपादक रहे और किस तरीके का पहनते हैं, गांधीवादी तरीके के हैं, खद्दर का कुर्ता पहनते हैं। दूसरे जो है वो श्याम बिहारी तनखा। जब मैं श्याम बिहारी का नाम ले रहा हूं तो मुझे मिश्र बंधुओं के एक भाई का नाम याद आ रहा है। ठीक है, श्याम बिहारी तनखा क्या है? ये है वकील, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक काम करते हैं, बीमा कंपनी से भी ये जुड़े हुए हैं। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पाजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता। ठीक है, इनका नाम यहाँ पर तीसरा बताया जा रहा है, बी मेहता, जो कि
कैसा कपड़ा पहने हुए हैं, रेशमी अचकन लिए हैं और तंग पाजामा, टाइट पाजामा पहने हुए हैं। मिस्टर बी मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन के अध्यापक हैं, यानी कि एक प्रोफेसर के तौर पर हैं। और पढ़ाते क्या हैं, हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, ध्यान रखना है, दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए। बड़ी जबरदस्त यहाँ पर है कि राय साहब भी खुद साहित्य प्रेमी और तमाम चीजें हैं, वो संगीत प्रेमी, और उनके सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं। जैसे आप सभी अपने सहपाठियों को निमंत्रण में बुलाते हैं, कहीं न कहीं राय साहब ने भी इन तीनों को बुलाया हुआ है। ठीक है, आज सारे इलाके के असामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन के दे दिए हैं और एक गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक कछनी काछे, हाथ में खुरपी लिए हुए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया है। और गरूर से इतना फूल उठा है मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। पुरुषार्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसी के हिसाब से हो रहा है, या उसी के बदौलत हो रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से, जिस एटीट्यूड से होरी अपने पार्ट को निभा रहा है और 5 रुपए का शगुन दिया है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, दोहरे बदन, हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, अक्सर बड़े लोगों का चेहरा तेजस्वी ही होता है। ऊंचा माथा, माथा भी ऊंचा है, गोरा रंग है जिस पर शरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। ये सब ध्यान रखिए, सब एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि कौन कैसा ड्रेसअप रखा है। ठीक है, ओंकारनाथ ने क्या पहना हुआ है, श्याम बिहारी तनखा ने क्या पहना हुआ है, या फिर मेहता ने कैसा पहना हुआ है, होरी का ड्रेसअप क्या है, या फिर राय साहब का ड्रेसअप क्या है। ये सब चीजें ध्यान में रखिए। रेशमी चादर उनके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। पंडित ओंकारनाथ, जो कि क्लासमेट रहे हैं, ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यही वस्तु है। अब वो एक खास तौर से वही नाटक देखने के लिए आते थे और उनके रस की वस्तु क्या है, यही। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बिठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा न मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी खत्म न हो, इतना क्लिष्ट। दूसरी मोटर कार आती है और पहुंचती है। आप पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। 2 देवियां भी उनके साथ थी। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील सी हैं, मिस्टर खन्ना की पत्नी कामिनी खन्ना है, यानी खन्ना इन लोग भी आ गए। ठीक है, कामिनी खन्ना उनका नाम है। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुई है, जिसको हाई हिल कहा जाता है, और जिनकी मुख छवि पर हंसी फूटी पड़ती, मिस मालती। कामिनी खन्ना, मिस मालती, आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ आए हैं। मालती जो है इंग्लैंड से डॉक्टरी की पढ़ाई की है और अब प्रैक्टिस करते हैं। तालुकदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई है। झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, उस जमाने में मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार। पुरुषों को देखते ही पता कर लेना कि इसके मन में क्या चल रहा है। आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहां आत्मा का स्थान है वहां प्रदर्शन, जहां हृदय का स्थान है वहां हृदय भाव। मनोद्गार पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोभ सा हो गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक मेहमानों की दूसरी टोली आ रही है मोटर से, उसमें मिस्टर खन्ना उतरते हैं, जो कि बैंक में मैनेजर है, और साथ में शक्कर मिल यानी चीनी मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और उनके साथ 2 महिलाएं आती हैं, कामिनी खन्ना और मालती। दोनों का यहाँ पर परिचय भी दिया गया। ठीक है, एक परिवार और है। प्रेमचंद लिखते हैं कि जमींदार मतलब राय साहब तो है उनका पूरा फैमिली, मगर महाजन 3 है। कंवाइन अलग और मंगरू अलग, और दाता दिन पंडित अलग, जिनका पुत्र है माता दिन, जो कि झुनिया से प्रेम करता है, इस टाइप से। तो एक फैमिली ये भी है। इसके बाद जो भोला की चर्चा हम आगे किए थे, मतलब इसके पहले, उसका भी परिवार है। पत्नी मर चुकी है, लेकिन जेठा कामता उसका लड़का है, जेठा जो बड़ा लड़का है कामता,
ठीक है। दूसरा लड़का है जंगी, उसको भी ध्यान में रखना है, जो संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम न करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर से सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूं। ये सारी चीजें हैं। और इनकी लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खोटी है। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, होरी से बोला कर रहे हैं। ठीक है। इतना अच्छा घरवर था उसका, आदमी बंबई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहां हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ, किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहां अब उसका निबाह नहीं, जाकर लिवा आया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजें कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत्ति की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। तो ये पूरी एक फैमिली भोला की है, जिसमें कामता, जंगी और झुनिया का जिक्र किया गया है। झुनिया की शादी हो चुकी है, हो चुकी थी और विधवा भी हो गई। और उसका जो पति है सांप्रदायिक दंगों में मारा जाता है, पेट में छुरा भोंका जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और रहता था बंबई। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी के माध्यम से पूरी कहानी आगे बढ़ती है, उपन्यास आगे बढ़ता जाता है। और अंत में इसका जो अंत होता है बहुत ही ट्रेजिडी पूर्ण होता है। ठीक है। वो आखिरी पैराग्राफ आप जरूर पढ़ेंगे। हमने कोशिश ये की कि आप कम समय में इस पूरे उपन्यास की के विषय वस्तु को अच्छे से समझ पाएं, और जो मेन मेन फैक्ट है, जहां से अक्सर यूजीसी नेट के एग्जाम में सवाल आते हैं, और उनको भी हम इंडिकेट करें। तो निश्चित तौर पर आपने इस उपन्यास को अच्छे से समझ लिया होगा, और आप चाहें तो एक बैठक में इसको पूरा खत्म भी कर सकते हैं। हमने सोचा कि थोड़ा आपके अंदर इसको पढ़ने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कराएं, और शायद मैं उसमें सफल हुआ हूँगा। और जो भी चीजें हमने बताई यहाँ पर, उनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और निश्चित तौर पर आप देखेंगे एग्जाम में वहां से प्रश्न दिखाई पड़ेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।